हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ जुड़े हैं जी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 एग्जामिनेशन को डिस्कस करने के लिए। तो आपके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट आज जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो अकाउंटिंग का टॉपिक है। तो अकाउंटिंग से जुड़े हुए जो सवाल पूछे गए थे उनको आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वो है इस वीडियो को लाइक करने का, क्योंकि मैं जानता हूं कि आगे सवाल आएंगे तो आप उनमें खो जाएंगे। तो जनाब, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। और आइए फटाफट से अब हमारे सवालों की ओर बढ़ते हैं। एवर स्टडी क्लासेस पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहा है। आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। इसमें आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के साथ साथ डी ट्रिपल एसपी पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी पीजीटी टीजीटी, इनके कोर्सेज और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल हैं। डिटेल्स आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगी। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। देखो जी, बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। कहाँ की बताती है? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आइदर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। देखो जी, एक बैलेंस शीट है और एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट जो है वो बताती है एट अ पर्टिकुलर डेट आपकी पोजीशन क्या है, और प्रॉफिट एंड लॉस बताता है कि फॉर द पीरियड आपको क्या प्रॉफिट लॉस यहाँ पे हुआ है। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताएगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज। बताइए क्या बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस या फिर एक्सटर्नल एनालिसिस? देखो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हो तो बेसिकली क्या कर रहे होते हो, एक से ज्यादा साल का डाटा एक साथ रख रहे होते हो। जैसे आपने सेल्स रखी, आपने देखा यार इस साल में सेल कितनी थी, पिछले साल में सेल कितनी थी, 2025 की कितनी थी, 2024 की कितनी थी, ऐसा कुछ आपने किया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अपना एक कंपैरिजन कर लिया। और ऐसी एनालिसिस को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है बेसिकली आप कर रहे होते हो, आप देख रहे होते हो यार सेल्स कितनी थी, प्रॉफिट कितना था, वो आप कंपेयर कर रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यहाँ पे चल रहा होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पूछ रहे हैं कि कौन सी फिगर को 100 एज्यूम करते हैं? फिगर ऑफ शेयर कैपिटल, फिगर ऑफ करंट लायबिलिटीज, फिगर ऑफ फिक्स एसेट्स या फिर फिगर ऑफ टोटल एसेट्स? तो बैलेंस शीट के अंदर आप अपनी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज को 100 एज्यूम करते हो और फिर बाकी फिगर्स को परसेंटेज फॉर्म में कंप्यूट करते हो। सो दैट इज गोइंग टू बी अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Which of the following statements is not true in reference of the owner's equity? It reflects the financial interest of owners. It reflects the excess of firm's liability over its assets. तो देखो, इक्विटी अगर मैं बात करूं, अगर आप बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो इधर आपके एसेट्स हैं, इधर आपकी इक्विटी है, इधर आपकी लायबिलिटीज हैं। अगर आपके एसेट्स 100 है, लायबिलिटी आपकी 70 है, इक्विटी आपकी 30 होगी। तो अगर आप सोचने की कोशिश करें, एक्सेस ऑफ द फर्म्स लायबिलिटी ओवर इट एसेट्स, तो 70 माइनस 100 करेंगे या 100 माइनस 70 करेंगे? सर 100 माइनस 70 करेंगे। तो एक्सेस ऑफ द फर्म एसेट्स ओवर इट्स लायबिलिटीज होना चाहिए था, इन्होंने गलत लिखा है, ये गलत होना चाहिए। इट रिप्रेजेंट्स द ओनर्स क्लेम्स अगेंस्ट द बिजनेस एंटिटी। इफ अ फर्म इनकर्स लॉसेस, ओनर्स क्लेम्स विल बी रिड्यूस्ड। तो बाकी सब चीजें सही है, सेकेंड वाला पॉइंट गलत है और यही आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, अब सवाल हमारे पास है, a firm had current assets of rupees 1,50,000 after making a payment of current liability amounting to rupees 30,000. Its current ratio is 2:1. The current liability before making the payment was. तो यार एज्यूम कर लेते हैं कि करंट लायबिलिटी बिफोर मेकिंग द पेमेंट हमारी एक्स थी। ठीक है जी, 1,50,000 के करंट एसेट्स थे और वो एक्स थी। अब हमने क्या किया, 30,000 की एक पेमेंट कर दी, तो दोनों में से 30,000 घटा देते हैं। और अब हमारी रेशो जो बन गई वो 2:1 की बन गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1,20,000 इज इक्वल टू 2x माइनस 60,000, और 2x इज इक्वल टू 1,80,000। x की वैल्यू 90,000 निकल कर आ गई यहाँ पर।
सो देखते हैं 90,000 ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, सो ऑप्शन नंबर 2 आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सवाल है, a company is required to prepare its balance sheet in the format given in the dash of the Companies Act 2013। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है, बताइए कौन से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनती है, वो आपको बताना है जी। देखो शेड्यूल 3 हमें फॉर्मेट बनाता है, और इस शेड्यूल 3 के ना दो पार्ट हैं, एक आपका पार्ट 1 है और एक आपका पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 है उसमें आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, शेड्यूल 3 पार्ट 1। चलिए अब सवाल है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड ऑफ मैचिंग। लिस्ट 1 लिस्ट 2 में आपके कुछ एक्टिविटीज हैं और उनकी मैचिंग करनी है एज पर दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट, तो आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा, तो इट इज बेसिकली एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये तो आपका 3 से मैच होगा। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स आपने अपनी ऑपरेटिंग इनकम पे किया होगा, तो आप इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान सकते हो। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपने शेयर्स पे किया होगा जी, और शेयर्स आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होते हैं, सो इसको आप सेकंड पे मैच करोगे। सो करेक्ट मैचिंग हमारी बन रही है जी A3 B1 C2, और ये चीज हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर 3 में, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, इन अ कंपनी द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑन 31st March 2024 was rupees 6,80,000 and on 31st March 2025 it was rupees 5,60,000. If during the year company sold 40% of its original investments at a profit of rupees 1,68,000, then the cash outflow would be। अब आप देखिए यहाँ पे एक कंपनी है जिसकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको 6,80,000 की दे रखी है साल के शुरू में, और साल के एंड में ये रह गई 5,60,000 की। और ये भी बोला जा रहा है कि उसने अपनी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी उसका 40% जो था वो साल में बेच भी दिया था, और अभी आपको कैश आउटफ्लो निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखो वैसे तो आप सोचो कि इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है तो यार कैश इनफ्लो होना चाहिए, ये आउटफ्लो क्यों हो रहा है, तो कहानी को समझना पड़ेगा। देखो 6,80,000 में से आपने 40% बेची, 40% यानी कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स आपने बेची, कितने की कॉस्ट की बेची, अगर आप ये निकालना चाहें इसका 40% करिए, ये निकल कर आएगा 2,72,000। तो बची कितनी, 272 की बेची तो बची कितनी, ये आपकी अगर आप माइनस करेंगे 680 में से 272, तो निकल कर आएगा जी 4,08,000 की बची होनी चाहिए थी हमारे पास। बट लास्ट में हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 5,60,000 का। इसका मतलब है कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदी भी होंगी, इनका डिफरेंस हमने खरीदा होगा जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो ये हमारा कितना बनेगा, 1,52,000 का बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 आंसर यहाँ पे होगा। Which auditing standard deals with the overall objectives of the independent auditor। देखो जो आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको लेकर कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। तो आपका जो SA 200 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताते हैं कि एक ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। इट डील्स विद द इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। Can a chartered accountant CA audit the accounts of a company in which he holds share? Options दे रखे हैं, yes if the company grants special permission, no because it creates conflict of interest, yes if the number of shares is below 1%, no unless CA is a government appointed auditor। देखो आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें कुछ बता रखे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, कि कुछ केसेस में आप कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, यू आर डिस्क्वालिफाइड। और उसमें एक केस है कि अगर आप कंपनी के मालिक हैं, आपके पास कंपनी के शेयर हैं, तो फिर आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूड्स, तो ऑडिट के स्कोप में क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन, एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, expression of an opinion on financial statements, responsibility of preparation and presentation of financial statements। देखो हमारा जो ऑडिटर होता है वो कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं होता, वो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की होती हैं उनके ऊपर अपना ओपिनियन देता है। तो ऑडिट इंक्लूड्स एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है,
ऑडिटर नहीं बनाएगा, ऑडिटर तो केवल उनपे ओपिनियन देगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। The company's manufacturing cost was found to be higher. Management accountant analyzed cost components and suggested switching to a cheaper raw material without compromising quality. What type of management accounting function is being used here? तो कंपनी की कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने कहा कि चीपर रॉ मटेरियल ले लो, उससे क्वालिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो कौन सा फंक्शन यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका डिस्कस हो रहा है, ये आपको बताना है। कॉस्ट रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग या फिर डिसीजन मेकिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद हो सकता है ऑप्शन नंबर 2 और 4 के बीच में, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन रोल है वो डिसीजन मेकिंग का है। ये डिसीजन लेने में आपको मदद करता है, मैनेजमेंट को मदद करता है, और यहाँ पे भी आपको एक डिसीजन लेना है कि कैसे आप अपनी कॉस्ट को घटा सकते हैं, और उसको लेने के लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव भी दिया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 डिसीजन मेकिंग का रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है, द पेयर्स ऑफ बुक सोर्स डॉक्यूमेंट आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शंस हैं परचेज बुक, परचेज इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स। तो परचेज बुक के अंदर बिल्कुल आपके जो परचेज इनवॉइस आपको सप्लायर से मिल रहा है वही आएंगे। सेल्स बुक, सेल्स इनवॉइस इशूड टू कस्टमर, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, सेल्स बुक में सेल्स इनवॉइस आएंगे। परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक का मतलब ये है कि हमने सामान परचेज किया था, अब हम उस सामान को वापस कर रहे हैं सप्लायर को। ठीक है, ये हम हैं और ये हमारा सप्लायर है। जब हमने सप्लायर से सामान खरीदा होगा, तो देखो, हमने सप्लायर से सामान खरीदा होगा, हमने परचेज किया होगा, सप्लायर के लिए सेल होगा। ठीक है, सप्लायर के लिए सेल होगा, हमारे लिए परचेज होगा। और अब सप्लायर को जब हम वापस कर रहे हैं तो ये सप्लायर के लिए सेल रिटर्न है, हमारे लिए परचेज रिटर्न है। तो ध्यान से सुनना इस बात को कि अभी कौन सा डॉक्यूमेंट इशू यहाँ पे होगा। जब सप्लायर ने सेल किया तो सेल करते समय हमें डेबिट किया होगा, अब सेल रिटर्न हुआ तो हमें क्रेडिट करेगा और क्रेडिट नोट इशू करेगा। हमारे केस में उल्टा है, हमने परचेज करते टाइम उसे क्रेडिट किया होगा सप्लायर को, अब परचेज रिटर्न है, माल वापसी है, तो उसे डेबिट करेंगे और डेबिट नोट यहाँ पे इशू कर देंगे। तो परचेज रिटर्न बुक किसके बेसिस पे बनेगी? डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, ये चीज गलत है, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक बनेगी बेस्ड ऑन क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, क्योंकि परचेज रिटर्न अगर हम कर रहे हैं तो सप्लायर के लिए तो वो सेल रिटर्न है और सप्लायर उसका क्रेडिट नोट इशू करेगा, ना कि डेबिट नोट, ये गलत है। सेल रिटर्न की बात करें तो क्रेडिट नोट इशू टू द कस्टमर, तो हाँ, अगर सेल रिटर्न है तो क्रेडिट नोट ही कस्टमर्स को इशू किया जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो थर्ड वाला है वो गलत है, सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। व्हाट इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? देखो, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर आपका जो लेजर है उसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट माना जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। जो जनरल है वो तो फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री माना जाता है, और जो लेजर है वो यहाँ पे प्रिंसिपल बुक होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ डैश अकाउंट, पर्सनल, इम्पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आपको बताना चाहिए कौन सा अकाउंट है। देखो, यहाँ पे 3 तरीके के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे पास फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं जी। एक हमारे पास नेचुरल पर्सन्स हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं हमारे पास, और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जो भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना वो आ जाते हैं। ये बेसिकली डिनोट करता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिसको हमें पेमेंट करनी है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये बेसिकली बता रहे हैं कि कुछ वेजेस आउटस्टैंडिंग है जो हमें कुछ लेबर को पे करनी होंगी, तो लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेबर पर्सन ही तो है, तो ये पर्सनल अकाउंट होगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड। देखो, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं वो आपके जनरली जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं उनको इशू किए जाएंगे, और ये इशू करने के लिए कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट भी आपकी रहती हैं। जैसे इशू करने से पहले कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है। तो जनाब, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर पहचानना है। सो करेक्ट आंसर क्लियरली आप पहचान सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, और इसके लिए ऑर्डिनरी मीटिंग में भी आप कर सकते हैं, कोई स्पेशल मीटिंग बनाने की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1।
A trial balance will not agree if, तो ट्रायल बैलेंस कब आपका टैली नहीं होगा? An asset purchased of rupees 5,000 treated as an expense. तो आपने एसेट परचेज किया तो उसे बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाना चाहिए था, बट आपने उसे एज एन एक्सपेंस दिखा दिया, एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल बैलेंस तो फिर भी टैली हो जाएगा, क्योंकि आपने एंट्री तो करी, डेबिट क्रेडिट तो आपने किया, डेबिट और क्रेडिट तो बराबर ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया आपने। सैलरी पेड रुपीज 5,000 कंप्लीटली ऑमिटेड, तो सैलरी पे करी, कुछ भी नहीं लिखा, डेबिट क्रेडिट दोनों ही नहीं गए, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 5,000 पोस्टेड ट्वाइस, इंटरेस्ट मिला, 2 बार पोस्टिंग कर दी, तो 2 बार डेबिट 2 बार क्रेडिट कर दिया, फिर भी डेबिट और क्रेडिट तो बराबर ही रहेंगे, तो टैली कर जाएगा। टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड रुपीज 500 इंस्टेड ऑफ रुपीज 5,000। अब इस केस में गड़बड़ होगी कि सेल बुक का टोटल 5,000 की बजाय हमने 500 लिख दिया, तो जनाब इस केस में आपका एरर ऑफ कमीशन हो चुका है और इससे आपका ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली अफेक्ट होगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। Furniture purchased for rupees 5,000 was posted to purchase account as rupees 500. Rectifying entry will be, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी ये आपको बतानी है। देखो फर्नीचर 5,000 का खरीदा था, अब उसकी एंट्री तो नहीं करी थी, तो फर्नीचर को डेबिट कर देते हैं 5,000 से, ये तो करना ही पड़ेगा। और परचेज अकाउंट को 5,000 से हमने डेबिट कर दिया होगा, जो गलत कर दिया, तो इसे हम क्रेडिट कर देते हैं। 500 से इसे हमने डेबिट किया था, 500 से एंट्री करी थी, तो 500 से ही हम यहाँ पे इसे क्रेडिट करेंगे। बैलेंस जो हमारा अकाउंट है, जो डिफरेंस है, वो हमें सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा। सस्पेंस में 4,500 आ जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, गिवन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024 रुपीज 70,000, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन 31 मार्च, यानी कि अब साल के एंड में जो आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं, डेटर्स हैं, वो आपको दे रखे हैं 13 लाख के। टोटल बैड डेट्स ड्यूरिंग 24-25 टू बी रिटर्न ऑफ, यानी कि अभी इनको राइट ऑफ किया नहीं है, इनको राइट ऑफ आपको करना है, 1 लाख के ये हैं। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी। तो जनाब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, प्रोविजन का खाता बना लेते हैं, उससे शायद थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएं। इसका हमें ओपनिंग बैलेंस तो दे ही रखा है 70,000 का, और हमें ये बोला गया 1 लाख के जो बैड डेट्स हैं वो आपको राइट ऑफ करने हैं, तो राइट ऑफ किससे करेंगे? प्रोविजन से ही करेंगे। तो पहले आप एंट्री अपनी करेंगे बैड डेट्स टू डेटर, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर एंट्री करेंगे, और बाद में ये बैड डेट्स P&L की बजाय प्रोविजन में ले जाएंगे, प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट्स, ये एंट्री आप करेंगे। तो बैड डेट्स की जो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1 लाख का। इसके बाद हमें क्लोजिंग दे रखा है कि क्लोजिंग हमें प्रोविजन बनानी है 5% की, तो 13 लाख के ट्रेड रिसीवेबल हैं और इसमें से 1 लाख के बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं, तो राइट ऑफ करने के बाद जो बचेंगे उन्हीं पे प्रोविजन बनाएंगे, है ना, जो बैड ही हो गए उन पे थोड़ी प्रोविजन बनाएंगे। तो 13 में से 1 गए, 12 बचे, 12 का 5% यानी कि 60,000 का आपको जो क्लोजिंग में बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना है। तो P&L से आप कितना प्रोविजन यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। तो दोनों तरफ 1,60,000 टोटल बनेगा अकाउंट का, और इसीलिए यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो 90,000 का निकल आएगा कि P&L पे बर्डन 90,000 करेगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Yuvraj Securities Private Limited is a financial enterprise. It classified the following transactions as cash flow from operating activities: interest received, interest paid, dividend received, dividend paid. अब फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, इसने ये सभी एक्टिविटीज को ऑपरेटिंग में डाल दिया। देखो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन इसका ठीक है, ऊपर वाली तीनों का सही है, बट डिविडेंड पेड को आप ऑपरेटिंग में नहीं डाल सकते। डिविडेंड पेड बड़ा बड़ा लिख देता हूं, इट इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये कभी ऑपरेटिंग में नहीं आ सकता किसी भी एंटरप्राइज के केस के अंदर। सो पहले वाली 3 तो आपने ठीक कर ली, बट ये चौथी वाली गलत है। सो रॉन्गली क्लासिफाइड हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4 ओनली डी। At the time of admission of a new partner, general reserve is distributed among the partners in the, तो एक नए पार्टनर को फर्म में लेकर आ रहे हैं और अगर कोई पुराना जनरल रिजर्व पड़ा है तो नए पार्टनर के आने से पहले पहले पुराने पार्टनर्स उसमें अपना हिस्सा बांट लेंगे, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या फायदे होने वाले हैं। देखो, आज के समय में ज्यादातर लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही करते हैं। आपके डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जैसे टेली है, उनका इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। ऑप्शंस हैं एक्यूरेसी, अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइमली रिपोर्टिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो, ये सारे फायदे आपको मिल जाते हैं अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हो। आपके अकाउंट्स एक्यूरेट रहते हैं, इंफॉर्मेशन एकदम अपडेट हो जाती है इंस्टेंटली। आपको जब भी रिपोर्ट चाहिए कंप्यूटर आपको उसी समय निकाल के दे देगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। द क्रिएशन ऑफ अ प्रोविजन फॉलोज विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जो हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना लिया, इसके अलावा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बना लिया। तो जो प्रोविजंस बनाते हैं ये कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ये पूछ रहा है सवाल। गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, या फिर मैचिंग। तो देखो जी, जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं हम ये मानते हैं कि हमें कोई नुकसान हो सकता है, उसके लिए आज ही प्रोविजन बना लो, और ये चीज आपके प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। सवाल है जी, डेप्रीसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो डेप्रीसिएशन तो आप समझते हैं कि कोई एसेट आप खरीद कर लाए, अब उसको आप ओवर द लाइफ उसकी वैल्यू को डेप्रीशिएट करते रहते हैं। और आपसे पूछ रहे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, वैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। देखो, डेप्रीसिएशन जो हमारा प्रोसेस रहता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। कि आपने कोई एसेट खरीदा 10 लाख का और उसकी लाइफ 10 साल की है, तो आप जो 10 लाख है उसको एलोकेट कर देते हो ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। आप हर साल में 1-1 लाख रुपए जो है एलोकेट कर रहे हो। तो डेप्रीसिएशन बिकम्स अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। सवाल है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज। सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं जी। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब है कि पहले आपका शेयर ज्यादा था, अब आपका शेयर कम हो चुका है। तो अभी मे बी कोई नया पार्टनर आ चुका है, उसकी वजह से आपका शेयर कम हो गया। यानी कि आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो अब कम हो चुकी है। ओल्ड वाला आपका ज्यादा था, तो ओल्ड में से आप अपनी न्यू को माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया। तो ओल्ड माइनस न्यू करके हमें सेक्रीफाइसिंग का पता लगता है, और ये चीज हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सवाल है, गिवन एवरेज प्रॉफिट 17,34,000, टोटल एसेट्स 1,35,00,000, आउटसाइड लायबिलिटीज 83,00,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, द वैल्यू ऑफ द गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मेथड विल बी। अब देखो, इस केस के अंदर आपको सुपर प्रॉफिट्स निकालना है और उनको कैपिटलाइज करना है। तो हमें एवरेज प्रॉफिट तो दे रखे हैं बट सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखे, तो वो निकालने पड़ेंगे। टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज आपको दे रखे हैं, तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करके आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो 1,35,00,000 माइनस 83,00,000 करेंगे तो 52,00,000 की आपकी कैपिटल आ जाएगी। इस पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% का है, तो इसका अगर आप 12% कर देंगे तो ये निकल कर आएगा 6,24,000। तो ये आपका नॉर्मल रिटर्न है। और हम कितना कमा रहे हैं, हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं, 17,34,000 हम कमा रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी सुपर प्रॉफिट। तो अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे 11,10,000 के सुपर प्रॉफिट हो जाएंगे। अभी आपको गुडविल निकालने के लिए इनको कैपिटलाइज करना है, तो डिवाइडेड बाय आपको 12% करना पड़ेगा, तो आपकी गुडविल की वैल्यू निकल कर आएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको। सॉल्व करने के बाद ये निकल कर आएगा 92,50,000, और करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। X and Y were the partners sharing profits in the ratio of 7:3। तो X का 7/10 हो गया, Y का 3/10 यहाँ पे हो गया। सवाल कह रहे Z was admitted for 3/7 share in the profits, what will be the new profit sharing ratio of the partners। Z आ गया 3/7 के लिए, अब बाकी कितना बचा, 4/7 बचा, जिसे पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशो में ले लेंगे। तो 4/7 का 7/10 X ले लेगा, 4/7 का 3/10 Y ले लेगा। तो इनका शेयर कितना बना, 28/70, और इधर आपका कितना हो गया, 12/70। और इसका तो 3/7 हमारे पास पहले से था, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको 30/70 लिख सकते हैं।
तो 28:12:30, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 14:6:15। तो ये आपका जो रेशो है यहाँ पे बनेगा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। KC Limited acquired assets worth rupees 15 lakh from Priya Stores by issue of shares of rupees 10 at a premium of 25%। तो 10 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम पे, यानी कि 12.5 रुपए में हमने शेयर इशू किया। The number of shares to be issued by KC Limited to settle the purchase consideration will be। देखो 15 लाख देने हैं और एक शेयर 12.5 का है, तो टोटल शेयर्स कितने देंगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 1,20,000 जो शेयर्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which item is not disclosed in the company's balance sheet? कंपनी की बैलेंस शीट में क्या नहीं आएगा? कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जनाब अब कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल और रिजर्व्स तो आते हैं, बट ये रिजर्व कैपिटल नहीं आती। रिजर्व कैपिटल आपको बैलेंस शीट में देखने को नहीं मिलती है, ये आपकी एक्चुअल में लायबिलिटी वगैरह नहीं है, तो आपकी अभी लायबिलिटी साइड नहीं है। ये वो पैसा है जो कंपनी ने रोका हुआ है और कंपनी की वाइंडिंग अप के दौरान इसे कॉल अप किया जाएगा। तो ये अभी कहीं शो नहीं करेगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के नीचे आप नोट्स वगैरह में दिखा सकते हैं, बट बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Preference shares amounting to rupees 4 lakh are redeemed at a premium of 5% by issue of shares amounting to rupees 2 lakh at a premium of 10%. The amount transferred to capital redemption reserve CRR will be। देखो प्रेफरेंस शेयर्स आपको जब भी रिडीम करने होते हैं तो या तो आप कोई नए शेयर्स इशू करके रिडीम करोगे, उसके इशू से करोगे, या फिर प्रॉफिट से करोगे। तो जितना अमाउंट आप प्रॉफिट से रिडीम कर रहे हो उस अमाउंट का आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे नया इशू हमने 2 लाख का किया और बैलेंस हम करेंगे अपने प्रॉफिट्स में से, और ये भी आपका अल्टीमेटली निकल के तो 2 लाख ही आएगा। तो आपके सीआरआर के अंदर 2 लाख ही जाने वाला है, प्रीमियम वगैरह को कंसीडर नहीं करते, आप यहाँ फेस वैल्यू को लेकर चलते हैं। तो आप जो ट्रांसफर करेंगे अपने सीआरआर में, दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 2 लाख। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Z Limited had allotted 15,000 equity shares to the applicants of 21,000 shares on pro rata basis. The amount payable on application was rupees 3 per share. Mr. N applied for 630 shares. Number of shares allotted and amount carried forward for adjustment against the allotment money due from him will be। देखो 21,000 के बदले आपने कितने दिए, 15,000 दिए। तो जनाब ने 630 के लिए अप्लाई किया था, इनको कितने मिले होंगे, यूनिटरी मेथड 630 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 21,000 आप कर लीजिए। तो ये क्या बना 5/7 और ये 90 इंटू 5, 450 शेयर्स जो हैं वो इनको मिले होंगे। अब 450 शेयर्स पे एप्लीकेशन बनता था 3 रुपए के हिसाब से, कितना 1350 बनता था। इन्होंने 3 रुपए के हिसाब से 1890 दे दिया। तो जो एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने, जो इसका डिफरेंस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना। तो इसका डिफरेंस जनाब कितना निकल कर आएगा, आई थिंक 540 निकल कर आएगा। जी हाँ, तो हमारा जो आंसर बनेगा 450 शेयर्स एंड रुपीज 540, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द आंसर। According to Section 7 of the Indian Partnership Act 1932, in which kind of partnership no provision is made as to the termination of partnership। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पार्टनरशिप में टर्मिनेशन को लेकर कोई प्रोविजन यहाँ पे बनाया नहीं जाता, ये आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शंस आपको दिए, जनरल पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट फिक्स्ड पीरियड। देखो जो आपकी पार्टनरशिप एट विल होती है उसमें आपका कोई पीरियड फिक्स्ड नहीं होता कि कब पार्टनरशिप को बंद करना है, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती, आपकी मर्जी है, आपकी विल है, जब तक आप पार्टनरशिप को चलाना चाहें चला सकते हैं। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। A partner whose association with the firm is unknown to the general public। एक पार्टनर है, उनके बारे में किसी बाहर वाले को पता नहीं है। फर्म के अंदर पार्टनर तो है बट बाहर वालों को नहीं बताया हुआ, तो बेसिकली छुपे हुए हैं, वो सीक्रेट पार्टनर है, आप उन्हें बोल सकते हैं। अगर ऑप्शंस पे नजर डालेंगे, सीक्रेट, एक्टिव, नॉमिनल और स्लीपिंग पार्टनर के ऑप्शन है, बट क्लियरली आपने तो आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा।
Under Section 3 of the Companies Act 2013, the minimum number of members required to form a public company. एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम आपको कितने लोग चाहिए बताइए? एक पब्लिक कंपनी के लिए 7 या उससे ज्यादा लोग आपको चाहिए होते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, और इसीलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. A taxi provider charges minimum rupees 80, thereafter rupees 15 per kilometer of distance traveled. The behavior of conveyance cost is. एक टैक्सी वाला जो है मिनिमम 80 रुपए चार्ज करता है और उसके बाद कहता है कि आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसके 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से जो है आप मेरे को यहाँ पे कर देना. तो देखो यहाँ पे जो कन्वेंस कॉस्ट है उसमें एक एलिमेंट आपका फिक्स्ड है और एक एलिमेंट आपका वेरिएबल है. तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल तो नहीं बोल सकते कि दोनों के इसके अंदर खूबियां हैं, तो आप इसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे बोल सकते हो. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. Which of the following is considered to be the normal loss of material? इनमें से कौन सा नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल जो है होने वाला है वो आपसे पूछा जा रहा है. सबसे पहले पिलफरेज. पिलफरेज का मतलब होता है जो आपकी दुकान में छोटी मोटी चोरियां होती रहती हैं. तो चोरियां कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते. एक बार आगे चलते हैं. लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट जो आपके हो रहे हैं देखो वो तो प्योरली अब नॉर्मल नेचर के, नॉर्मल नहीं एक्सीडेंट होते रहे. लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, तो केयरलेसली काम करना भी अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है. लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क. अब देखो नॉर्मल लॉस वो है जो अनअवॉइडेबल है, जिसको आप रोक ही नहीं सकते. आप चोरियों को कहीं ना कहीं रोक सकते हो, एक्सीडेंट्स को रोक सकते हो, बट जो आपका लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क है आप उसको रोक ही नहीं सकते. इट इज अनअवॉइडेबल, होगा ही होगा. एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा गुड़ बनाया या फिर बहुत बड़ा आप गुड़ खरीद के लाए. गुड़ का बहुत बड़ा जो था एक क्या कहें इसको, एक बहुत बड़ा डल्ला खरीद के लाए या एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे आप उसका पीस खरीद के लाए और उस पीस को आपने डिवाइड कर दिया जी छोटे छोटे पीसेस के अंदर और फिर बेचने की कोशिश करी. मान लीजिए ये 10 किलो का था, आपने फिर पैकिंग बना दी एक एक किलो की, या फिर मान लीजिए आपने आधा आधा किलो की 500 ग्राम की पैकेजिंग बनाने की कोशिश करी. इससे आपने कहा काट काट के बनाते हैं. तो आप जब कटिंग कर रहे थे तो आपने देखा यार थोड़ा सा गुड़ तो कटिंग करते करते वेस्ट हो गया, कहीं कटिंग ठीक नहीं हुई या कुछ पार्ट ऐसा था जो आपका वेस्ट में चला गया. तो ये होना ही होना है. जब भी आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट करते हो तो थोड़ा बहुत लॉस हो ही जाता है. बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूं, कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार बाजार से ना पूरा बड़े वाला डिटर्जेंट का पैक ले आते हैं, 5 लीटर का ले आते हैं, और 5 लीटर वाला जो पैक है ना फिर वो सस्ता पड़ेगा. पर काम वाली जो काम करती है उसको पूरा 5 लीटर दिखा दिया तो खराब कर देगी. तो क्या करते हैं, छोटी छोटी बोतलों के अंदर काम वाली को डाल के देते हैं, और जब आप इस बड़ी कैनी से छोटी छोटी बोतलों में डालते हो ना तो थोड़ा थोड़ा आपका वेस्ट होता है, थोड़ा थोड़ा गिर जाता है, नहीं डल पाता पूरा 100%. तो ये ब्रेकिंग द बल्क का लॉस है, नॉर्मल लॉस है, ये होना ही होना, इसे रोका नहीं जा सकता. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा. चलिए अब सवाल है हमारे पास, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पहचाननी है, आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी होगी. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटल आउटपुट. देखो जी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहती है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद आउटपुट. तो वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे आप और ज्यादा आउटपुट बनाओगे वैसे और ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगी. यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस विद राइज इन आउटपुट. मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 50,000 है, आप अभी 1000 यूनिट बना रहे हैं और अभी आपकी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई, 50 रुपए हुई. अगर आप 2000 यूनिट बना लेते हो तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये आपकी कम हो जाएगी, 25 हो जाएगी. तो इंक्रीज इन आउटपुट से आपकी जो यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज करती है ना कि इंक्रीज. तो ये वाली आपकी इनकरेक्ट यहाँ पे होने वाली है. फोर्थ वाला, यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट. जो आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अगर आपकी लेट सपोज है 20 रुपए, तो ये पर यूनिट तो 20 ही रहेगी. चाहे आप 100 यूनिट बनाओ तब भी पर यूनिट 20 है, 200 बनाओ तब भी पर यूनिट तो 20 ही रहने वाली है. तो ये तो कांस्टेंट पर यूनिट रहेगी. सो करेक्ट आंसर हमारे पास, या फिर मैं कहूं इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे होगी. बैड डेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ. कौन से ओवरहेड में डालोगे बैड डेट्स को. देखो जब आप सामान उधारी पे बेचते हो तो ये बैड डेट्स होते हैं, तो ये सेल से जुड़े हुए हैं, तो बेहतर रहेगा हम इसे सेलिंग ओवरहेड का एग्जांपल माने. सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा.
taking into account of normal working of the factory, overheads are recovered on production at rupees 3.5 per hour. तो ओवरहेड हम कैसे रिकवर कर रहे हैं? 3.5 पर आवर के बेसिस पे कर रहे हैं, तो जितने आवर्स काम किया होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3.5 करके ओवरहेड्स हम रिकवर कर लेते होंगे. Actual hours worked during the month of March 2025 were 17,600. तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, तो हमारे रिकवर्ड ओवरहेड निकल जाएंगे. Total factory expenses incurred during this month recorded at 50,400. The situation is called. देखो हम जो रिकवर कर रहे थे वो 17,600 इंटू 3.5 के बेसिस पे यहाँ पे कर रहे थे, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये निकल कर आएगा 61,600. बट एक्चुअल में हमारे जो ओवरहेड्स रहे ड्यूरिंग द मंथ इट वर 50,400. तो हमने क्या कर लिया? हमने ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिए, ओवर अब्सॉर्ब कर लिए. कितने से कर लिए? 11,200 से ओवर अब्सॉर्ब कर लिए. सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. Management accounting deals with dash data, qualitative, quantitative, both non-financial. मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपके जो अकाउंटिंग डाटा है उसका इस्तेमाल करता है, मैनेजमेंट की मदद करता है, उसको अलग अलग जो डिसीजन लेने हैं वो लेने में मदद करता है. तो क्वालिटेटिव डाटा के साथ साथ यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटा दोनों को कंसीडर किया जाता है. आपके क्वांटिटेटिव डाटा की मदद से आपके क्वालिटेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं बल्कि यहाँ पर. तो ये दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैनेजमेंट कंसीडर करती है. अकाउंटिंग का डाटा भी लेगी और मैनेजमेंट वैसे भी देखेगी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय मोराल, ये सब क्वालिटेटिव फैक्टर्स को देखेगी और फिर अपना जो डिसीजन है वो यहाँ पे लेगी. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. गिवन raw material storage period 46 days, work in progress period 35 days, finished goods storage period 41 days, debtor collection period 45 days, creditor payment period 60 days. On the basis of above information, operating cycle will be. ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए रॉ मटेरियल पीरियड में वर्क इन प्रोसेस का पीरियड ऐड कर दो, फिनिश्ड गुड्स का पीरियड ऐड कर दो, डेटर्स का पीरियड ऐड कर दो, और क्रेडिटर्स का जो पीरियड है वो यहाँ पे आप माइनस कर दो तो निकल कर आ जाएगा. और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका निकल कर आएगा यहाँ पे 107 डेज का पीरियड होगा. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. चलिए यहाँ पे सवाल है, X Limited estimates the following data for 25-26. Total operating expenses for the year 15,20,000. Raw material storage period is 40 days. Finished good storage period is 20 days. Conversion period is 15 days. Debtor collection period 25 days. Creditor payment period 27 days. Provision for contingency 10%. Estimated amount of working capital requirement for 25-26 by operating cycle method, assuming 365 days in a year. तो जनाब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको बतानी है और वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको निकालना पड़ेगा. ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा सवाल में बोला जा रहा है. ऑपरेटिंग साइकिल इसका कितना बनेगा? तो ऐड करते हैं किसको? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस फिनिश्ड गुड्स का पीरियड प्लस कन्वर्जन का पीरियड प्लस डेटर्स का पीरियड और माइनस कर देते हैं क्रेडिटर्स का पीरियड. तो ऐसा अगर हम करेंगे तो ये 73 डेज आपके पास निकल कर आ रहा है. तो 15,20,000 ये पूरे साल भर के 365 दिन के खर्चे हैं. तो 73 डेज के हमारे कितने रिक्वायरमेंट होगी, कितने खर्चे होंगे? तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल बेसिकली निकल कर आ जाएगी. तो 73 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो 73 5 ये बनेगा और 15,20,000 को डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा? 3,04,000 ये बनेगा. तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमें 3,04,000 चाहिए क्योंकि ये 3,04,000 हमारे 73 डेज के लिए ब्लॉक्ड रहने वाला है. तो ये हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. सवाल ये भी कह रहे हैं कि 10% एक्स्ट्रा कॉन्टिजेंसी मेंटेन करके रखनी है, यानी कि इसका 10% 30,400 इसमें और ऐड करना पड़ेगा. तो ये 334400 हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन 2 आंसर यहाँ. चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, गिवन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतना, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इतना दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको दे रखा है, ट्रेड डेटर्स आपको दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, कैश और बैंक बैलेंस आपको दे रखा है, ट्रेड क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको दे रखे हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आपको दे रखा है. तो कहना क्या चाहते हो? निकालनी है जी अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ये पूछना चाहते हैं आपसे कि यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, वर्किंग कैपिटल निकालो.
तो वर्किंग कैपिटल क्या है? बेसिकली करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज ही तो है। तो करंट एसेट्स को ऐड कर दो सारे। तो इसमें आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक आ गया, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक आ गया, ट्रेड डेटर्स आपके आ गए जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए, कैश का बैलेंस आ गया। इन सबको ऐड कर दो और इसे माइनस कर दो आपके करंट लायबिलिटीज में। इसमें आपके ट्रेड क्रेडिटर्स आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ जाएंगी, कमीशन जो एडवांस में मिल गई वो भी एक लायबिलिटी है, वो भी इसको इसके अंदर जोड़ दो। और फिर आप इनको माइनस करके अपनी वर्किंग कैपिटल निकालो। करंट एसेट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो जनाब ये निकल कर आएगा 7,02,000, और करंट लायबिलिटीज जो है इनको तो बहुत ही आसानी से जोड़ लोगे, 1,67,000 निकल कर आएगा। दोनों को माइनस अगर आप करोगे तो ये फिगर आपकी बनेगी 5,35,000 की, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, तो दिया है यहाँ पे आपको, इनिशियल आउटले फॉर अ प्रोजेक्ट इज ₹4,10,000। फ्रॉम दिस एनुअल कैश इनफ्लोज आर एज फॉलोज। एनुअल कैश इनफ्लोज आपके क्या हैं वो बता रहे हैं। पहले साल आपको 1,60,000 मिल रहा है, दूसरे साल 1,20,000, तीसरे साल 1,20,000, चौथे साल में 40,000। आपको निकालना है पे बैक पीरियड कितना होगा, यानी कि कितने सालों में 4,10,000 रिकवर हो जाएंगे। पहले साल में 1,60 हो गए, अभी तो नहीं हुआ रिकवरी। फिर अगले साल में 1,20 हो गए, यानी कि टोटल 2,80 हो गया। तीसरे साल में 1,20 फिर से हो गए, यानी कि टोटल कितना हो गया, 4,00,000 हो गया। पर हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 4,10,000। चौथे साल में 40,000 हो रहा है, 40,000 हो रहा है, बट हमें 10,000 चाहिए। 40,000 अगर पूरे साल में हो रहा है तो 10,000 कितने में हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा आपका 3 महीने में, या फिर 1/4 ईयर आप कह सकते हो, उसमें आपका हो जाएगा। तो देखो, 3 पूरे साल प्लस एक 1/4 ईयर जो है आपका, इसमें आपका जो है पूरा यहाँ पे पे बैक हो जाएगा अमाउंट। तो 3 1/4 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज गोइंग टू बी दी अवर करेक्ट आंसर। चलिए, अब सवाल है हमारे पास, आपको इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं जी, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें कितना लग रहा है, और आपको उनका एनपीवी भी दे रखा है। आपको निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और प्रोजेक्ट प्रपोजल्स की रैंकिंग करनी है। तो देखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको एनपीवी तो दे दिया, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज नहीं दिया, तो वो कैसे निकालेंगे? आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एनपीवी को ऐड कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकल कर आ जाएगा। तो जैसे ये आपका 3,10,000 आएगा प्रोजेक्ट ए का, 4,90,000 आएगा प्रोजेक्ट बी का, 6,80,000 आएगा प्रोजेक्ट सी का, और 9,20,000 आएगा प्रोजेक्ट डी का। तो अभी क्या करना है आपको? अभी इनको डिवाइड करते रहना इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो प्रोजेक्ट ए का अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, हमने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया। 3,10,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, ये लगभग 1.2 आएगा। 4,90,000 डिवाइडेड बाय 4,00,000, ये लगभग 1.225 आएगा। 6,80,000 डिवाइडेड बाय 6,00,000, ये 1.133 आएगा। 9,20,000 डिवाइडेड बाय 8,00,000, ये लगभग 1.15 आएगा। और अगर आप इनको ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ए, बी, डी और सी ऐसा ऑर्डर आपके पास बन रहा है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, अब सवाल है, इफ द कट ऑफ रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर वी में। तो एक प्रोजेक्ट का आईआरआर लेट सपोज 8% निकल कर आया, और आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कट ऑफ रेट है, वो 12% है। तो क्या इस प्रोजेक्ट को करोगे या नहीं करोगे? सीधा सीधा बता दो। सर, इस प्रोजेक्ट को क्यों करेंगे, इससे तो हमें कम रिटर्न मिल रहा है, तो नहीं करेंगे। प्रपोजल को आप क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे बेसिकली। तो ऑप्शंस पे अगर आप नजर डालेंगे तो क्लियरली ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर बन जाएगा। वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द प्रपोजल। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹1,50,000, स्क्रैप वैल्यू 30,000, लाइफ इज 5 years, average annual income before depreciation and tax is ₹40,000, tax rate is 30% and depreciation is charged on straight line basis, accounting rate of return based on average investment। ये बहुत बढ़िया किया कि बता दिया एवरेज इन्वेस्टमेंट पे निकालना है, विल बी। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जी। फॉर्मूला है आपके एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो वो कैसे निकलेंगे? हमें दे रखे हैं 40,000 बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स है 40,000 का। इसमें से पहले हमें घटाना पड़ेगा जी डेप्रीसिएशन का अमाउंट।
डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,50,000 का प्रोजेक्ट है, 30,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो 1,50,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जो 5 है, तो ये आपका बनेगा 24,000। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो 24,000 आ जाएगा। और ये आपका अल्टीमेटली जो बनने वाला है वो कितना बनेगा? 16,000 बनेगा जी। 16,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 30% टैक्स निकाल दीजिए इसमें से। 30% अगर आप टैक्स निकालेंगे 4800 निकल जाएगा और 11,200 आपके पास यहाँ पे अल्टीमेटली बचेगा। तो 11,200 आपके प्रॉफिट्स आ गए। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगी आपकी? एवरेज इन्वेस्टमेंट आपकी ओरिजिनल कॉस्ट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 हो गई। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो ये 90,000 की हमारे पास जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट हो गई। और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। इसे ही सॉल्व करना है हमें और आंसर मिल जाएगा हमें। इसे ही सॉल्व करते हैं। तो 112 डिवाइडेड बाय 9 बेसिकली आपको करना है और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये 12.44% कुछ निकल कर आएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 एग्जामिनेशन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऐसे और सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।